है फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अपनी सीएससी अकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो एक नए सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। तो आज हम लोग एक नया विषय, मतलब आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का, उसमें भी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। देखिए, इस सेक्शन को ज्योग्राफी के साथ, चूँकि इकोनॉमी की क्लासेस तो काफ़ी पढ़ चुकी हैं, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन अब ज्योग्राफी के साथ ये साइंस भी मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि साइंस किसी भी वनडे एग्ज़ाम या फिर रेलवे मतलब वनडे एग्ज़ाम हो गया जिसमें आपका रेलवे एसएससी सब आ जाते हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट हर वनडे एग्ज़ाम, और खासकर आपका स्टेट पीसीएस है ना, उसमें आपका जनरल साइंस का एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहता है, ठीक है। और उसमें भी अगर साइंस की बात करें, उसमें बायोलॉजी, अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूं, तो अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन किसी एक एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो उसमें से अकेले 8 से 9 क्वेश्चन, इनफैक्ट आप कह सकते हैं 10 क्वेश्चन भी आपके बायोलॉजी से रहते हैं, और वही 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन में आपके दोनों केमिस्ट्री और फिजिक्स, मतलब रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों आ जाते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो आपका जो बड़ा सेक्शन है बायोलॉजी, उसको हम यहाँ पर पहले स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, और वो हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ज्योग्राफी के साथ आपका साइंस भी अब चलेगा। आप देखेंगे कि अल्टरनेट डे पे आपको ज्योग्राफी और साइंस दोनों के वीडियोज़ यहाँ पर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप चैनल पे आएँ, अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, अपने फ्रेंड्स और अपने जानने वालों से प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएँ। वी नीड योर सपोर्ट। मैं बार बार कहता हूँ, कभी हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो ये भी करना मत भूलें प्लीज़, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए जनरल साइंस में जो हम लोग आज जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। देखिए, यहाँ पर दो शब्दों से बना है आपका बायोलॉजी। देखिए, जैसे जीव विज्ञान हुआ ना, तो यहाँ पर बायोलॉजी, तो यहाँ पर देखिए समझिए इस बात को, ये बायोलॉजी क्या होता है, इसका बायो का मतलब क्या होता है, देखिए जीव, और लॉजी जो आया है आपका, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन, है ना, स्टडी। तो अगर इसको बायोलॉजी को हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल्स नोन एज सिटोलॉजी, है ना, इस तरीके से और टर्मिनोलॉजी हैं, डेंड्रोलॉजी हो गया, सेरोलॉजी हो गया, पेड्रोलॉजी हो गया। तो इस तरीके से जितने आपके लॉजी वाले जो शब्द हुए, लॉजी, जहाँ पर लॉजी आ जाएगा वहाँ मतलब क्या हो जाएगा आपका, किससे संबंध हो जाएगा, आपके स्टडी या फिर अध्ययन से संबंध हो जाएगा। और किसका अध्ययन है किसका स्टडी, तो जस्ट उसी आपके लॉजिक के आगे सब, जैसे यहाँ पर बायो लगा हुआ है वहाँ सीटो लगा रहेगा, कहीं सेरो लगा रहेगा। तो इस तरीके से क्या देखेंगे कि जिसका अध्ययन होना होगा उसके आगे हम लोग लॉजी लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया? अगर इसकी डेफिनेशन बताए बायोलॉजी क्या होती है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। क्या? जीवों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित चीजों का अध्ययन ही हमारा क्या होता है, बायोलॉजी, ठीक। अब क्या है कि अब बताइए बायोलॉजी, चूंकि ये सब आपका हम लोग चैप्टर 1 तो हम लोग का सेल रहेगा, जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट ही करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जरूरी है। और ये चीज़ आप देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन नहीं है सिर्फ, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इससे संबंधित क्वेश्चन लगातार ऐसे ही पूछा है। जैसे मैं अभी अगला कराने वाला हूँ, फादर, जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, 4 ऑप्शन दे देगा, जिस है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको पता रहेगा तो आप सही करेंगे, नहीं पता रहेगा तो छोड़ के आएंगे तो गलत करेंगे, है ना। तो अब यहीं पर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? आप हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु हैं आपके जीव विज्ञान के जनक, ठीक है। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल को हम लोग हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, वो अपने अपना प्रोनाउंसिएशन की बात है। बस आप लोग समझिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? आपके अरस्तु है, ठीक है। अब अगर हम इनके ब्रांचेस की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम जैसे ही इसको बायोलॉजी को ब्रांच में अलग करें, तो देखिए
इसको हम इसको 3 ब्रांच में हम लोग अलग अलग करेंगे। 3 शाखाएं इसकी अब अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन सी शाखाएं हैं इसकी। तो सबसे पहले आपका क्या है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी। देखिए लॉजी यहाँ भी आ गया ना, यहाँ जंतुओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, जूलॉजी। उसी तरीके से आपका क्या आ गया, बॉटनी। क्या आ गया, बॉटनी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स मतलब हम पादपों के अध्ययन को यहाँ पर बॉटनी के अंदर, वनस्पति विज्ञान के अंदर देखेंगे, ठीक है। और तीसरा एक है हमारे लोग का माइक्रोबायोलॉजी। क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, ध्यान दीजिए, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब मतलब होते हैं सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर लॉजी किसका अध्ययन हम लोग करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है, या फिर सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आप यहाँ पर नीचे कर लीजिए, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अब ये इनकी शाखाएं हो गई। अब शाखाओं जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के फादर की बात की, तो उसी तरीके से इन जो सूक्ष्म जीव हैं, जो इनकी ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, जैसे आपका जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया और सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक। इनके भी अलग अलग जनक हैं, इनके भी अलग अलग जनक है। तो जनक को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जियोलॉजी के जनक कौन है, आपके बायोलॉजी के जो जनक हैं वही आपके जियोलॉजी मतलब जंतु विज्ञान के भी जनक माने जाते हैं। कौन है ये, तो ये भी अरस्तु ही है। कौन है, अरस्तु, ठीक। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, ये हैं आपके थियोफ्रेस्टस, ठीक। अब इस तरीके से इसके भी जनक की बात की जाए तो इसमें देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इसमें अब 2 जनक माने जाने वाले हैं। 2 जनक का कहने का मतलब ये है कि एक यूनिवर्सली जो फेमस हैं, मतलब सिर्फ पूछा जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप किसका नाम लेंगे, लिख रहा हूँ देखिए ध्यान से, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर जो यूनिवर्सली फेमस है। मतलब सिंपली अगर पूछा जाएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आप आंसर सीधा ल्यूवेनहॉक को मारेंगे। अब इनका नाम याद रखिए। लेकिन अब एक नए मतलब आधुनिक, मतलब अगर ये पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी या फिर आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है लुईस पास्चर। कौन है ये, लुईस पास्चर को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बहुत चीज़ों से संबंधित है ये, है ना। पास्चराइजेशन, टीकाकरण, तमाम चीज़ों से इनका संबंध रहा हुआ है लुईस पास्चर का, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ समझिए, ये लुईस पास्चर कौन है, ये है देखिए आधुनिक पिता। आधुनिक पिता कहने का मतलब ये है कि ये आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी मतलब आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं, जो अब नए जो आपका नया बना है, मतलब इस सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है, जो अभी मतलब कुछ नए अपडेट्स आए हुए हैं, उसके आधार पर अब इनको इनका पिता माना जाता है, क्योंकि इनमें लुईस पास्चर ने इसमें और कुछ चीज़ें जोड़ी हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि बीमारियां, हमारा जो हमारी तमाम बीमारियां होती हैं
वो हमारे किससे होते हैं, तो बैक्टीरियो के वजह, मतलब जीवाणुओं के वजह से हमारे में इन्फेक्शियस, मतलब जो इन्फेक्शन से बीमारियां फैलती हैं उनका कारण ये इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक पिता। समझ गए आप लोग, काफ़ी चीज है, बस इतना ध्यान दीजिए। तो अब इससे भी पता चल रहा होगा कि माइक्रोबायोलॉजी में हम किनका किनका अध्ययन करेंगे, तो जीवाणु जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस, है ना, प्रोटोजोआ, ये तमाम चीज़ों का हम लोग अध्ययन इनके माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की हो गए शाखाएं। ठीक, और शाखाओं में कौन कौन उनके फादर हैं ये। अच्छा, अब इनसे इन दोनों से रिलेटेड एक और फैक्ट्स है कि ये क्यों बोला गया जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा, कौन सा बुक लिखा, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, जिसमें उन्होंने 500 से अधिक जीवों का अध्ययन किया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। कौन सा बुक लिखा इन्होंने, अरस्तु ने, ध्यान दीजिए, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया लिखा, और इसमें इन्होंने क्या किया, 500 से ज़्यादा जंतुओं के बारे में जानकारी दी। ठीक है, अध्ययन किया। ठीक, और इसी तरह थियोफ्रेस्टस को क्या, इन्होंने भी एक बुक लिखा, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, फादर जनक बोला जाता है वनस्पति विज्ञान का। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखा, इन्होंने भी लिखा हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरिया, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम, प्लांटेरियम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। इसमें भी इन्होंने क्या किया, थियोफ्रेस्टस ने क्या किया कि इन्होंने 500 से अधिक पादपों की जानकारी इस बुक में दी। ये दोनों क्या हैं, बुक। ठीक है, ये भी क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, अरस्तु के द्वारा। ठीक है, प्लांट्स मतलब पादप, इनके बारे में जानकारी दी। तो इस तरीके से क्या होगा, एक मतलब एक परिचय हो गया आपका, आपके सब्जेक्ट का, जो हम लोग अभी शुरुआत करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो उनकी शाखाएं हैं, उनके फादर्स, है ना, और उससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है आप लोग का एक परिचय। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स। ठीक है, अब देखिए सेल्स को भी हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि सेल की खोज किसने की, है ना, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, आप अंतिम में मैं आपको इस सेशन के लास्ट में आपको सेल का एक स्ट्रक्चर बताऊंगा। उस स्ट्रक्चर में आपको मैं उसके कंपोनेंट्स, मतलब कोशिकांगों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही आपके सेल्स की समझ लीजिए आत्मा है। ठीक है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर के में जो हम लोग कोशिकांगों की बात करेंगे, वही इसमें अलग अलग जानकारियों के साथ पूरा ये चैप्टर को खत्म करेगा। समझ रहे हैं ना, जैसे सेल्स में हम लोग जब बात करेंगे, एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज का चैप्टर, सेल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। अब जैसे कि अभी हम लोग ने क्या देखा, बायोलॉजी, जीवों का अध्ययन को बायोलॉजी कहते थे, हमने सिटोलॉजी का नाम लिया था। इस तरीके से सेल का अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेल या कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिटोलॉजी। क्या बोलते हैं, सिटोलॉजी। क्या है ये, कोशिका का अध्ययन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आपका यही बन गया। उसी तरीके से उसमें भी जितने भी फादर्स थे सबके नाम है, सब क्वेश्चन थे, क्या थे, सब एक क्वेश्चन ही थे। इसलिए आपको देखिए पढ़ते चलिए और इनको एक क्वेश्चन के रूप में इमेजिन करते जाइए, चीज़ें क्या होंगी आपके दिमाग में एकदम से बैठती जाएंगी, है ना। देखिए तो क्या हो गया, कोशिका, जिसकी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिटोलॉजी। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, किसने खोज की थी, क्या है कोशिका, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, मतलब एकदम डिटेल से देखेंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। देखिए क्या है सेल, पहले सबसे पहले सेल है क्या, ये देख लीजिए। क्या है, व्हाट इज सेल, है ना।
व्हाट इज सेल। देखिए आपको मैं बता दूं कि सेल किसी भी लिविंग थिंग की बात करें, किसी भी जीवित संरचना की बात करें, जो जीवित चीज़ की बात करें, जीवित संरचना की बात करें, जो सेल है उसका क्या है, उसकी कार्यात्मक इकाई बोलते हैं उसको, या मूलभूत इकाई। तो ऐसे तो मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कार्यात्मक इकाई या मूलभूत इकाई, तो आप सोचेंगे क्या हुआ, फिर इसका और मतलब तो बताएं। जो बच्चे बायोलॉजी से संबंधित नहीं है उनको हो सकता है ना समझ में आए, तो मैं ये बता रहा हूँ, समझिए इस बात को। मूलभूत इकाई या कार्यात्मक इकाई कहने का मतलब, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या है, तो ये कार्यात्मक या मूलभूत इकाई है। अब यहाँ पर जिनको जो बायोलॉजी में एकदम नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा, बोलेंगे क्या है कार्यात्मक इकाई, मतलब आप क्या समझते हैं, मूलभूत इकाई से आप क्या क्या बताना चाह रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इसका मतलब सिर्फ इतना है, कोई भी जीवित संरचना है ना, कोई भी लिविंग थिंग आप ले लीजिए, कोई भी इमेजिन कर लीजिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, उसकी शुरुआत एक सेल से ही होगी। अगर वो जीवित संरचना है तो उसमें चाहे एक सेल हो या एक से अधिक सेल हो, लेकिन सेल उसमें जरूर होगा। क्या होगा, उसकी जो शुरुआत होगा, मतलब उसमें जो जीवन की जो उसमें शुरुआत होगी एक सेल के रूप में ही होगी, बस। और इसका मतलब कुछ नहीं है। इतना समझ में आ गया। तो सेल क्या है, किसी भी जीवित संरचना की कार्यात्मक या मूलभूत इकाई। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हो गया आप सेल क्या है, किसने खोज की थी, देखते जाइए। डिस्कवरी, खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665, देखिए सन तो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन सन पे आप लोग ज़्यादा मतलब जोर मत दीजिएगा, क्योंकि अब थोड़े से तो अपडेट हो रहे हैं आयोग वाले भी, तो सन पे इतना ज़्यादा मतलब कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री में चले जाएंगे तो आपका प्लासी वॉर है ना, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उन सब के सन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका एक अलग इम्पैक्ट पड़ा था आपके पूरे हिस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर सन का उतना कोई वैल्यू है नहीं, फिर मैं लिख दे रहा हूँ, जो जरूरी समझ में आ रहा है मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन सन पे बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्कवरी, सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कर दी, लेकिन यहाँ पर एक और आपको इंटरेस्टिंग बात है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी वो निर्जीव सेल था। कैसा सेल था वो, निर्जीव सेल था। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किसकी थी, निर्जीव सेल, मतलब डेड सेल की खोज की थी, ठीक है, निर्जीव कोशिका की, है ना। इन्होंने किसकी खोज की थी, निर्जीव कोशिका की खोज, ठीक है, डेड सेल की खोज की थी। और कैसे खोज किया था इन्होंने, इन्होंने कार्प की छाल ली थी, किसके लिए थी, कार्प की छाल ली थी, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप से जब सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने देखा तो उनको इस तरीके का देखो स्ट्रक्चर देखा। कैसा स्ट्रक्चर देखा, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए इस तरीके, मैं पूरा नहीं बना रहा, इसी तरीके से, ठीक है। ये जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा, ऐसी संरचना दिखी, तो उनके मुंह से निकला सेला। सेला मतलब होता है कोश, ठीक है, कोश या कोशा। तो उसी से इन्होंने इसका नाम रखा, सेल से, सेला से सेल, ठीक है। और उसी जो उसका हिंदी होता है कोश, तो कोश से ही हमारा आया कोशिका, कोश से हमारा क्या आया, कोशिका। तो ये भी किसके द्वारा हुआ था, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। तो कैसे की थी, बस यही मेथड है, कार की छाल लिया,
लेकिन कार्प की छाल थी वो आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। जो हमारे छाल वगैरह होते हैं वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो ये कैसी थी? मृत कोशिका थी, है ना। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे सेल वॉल तो उसमें समझेंगे कि कैसे मृत कोशिका क्या होता है, ठीक है, उससे संबंधित है कुल मिला के। तो इन्होंने कैसे मतलब किस तरीके की सेल की खोज की थी? तो डेड सेल की खोज की थी, निर्जीव कोशिका की खोज की थी, ठीक है, ये समझ गए आप लोग, आपका रॉबर्ट हुक से। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर इन्होंने डेड सेल की खोज की थी तो फिर मतलब लिविंग सेल की या जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? तो अब हम बात करेंगे, डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, यहाँ डिस्कवरी में भी दूसरा हम लोग देखेंगे, रॉबर्ट हुक के अलावा कौन आ गए आपके? जीवित कोशिका खोज। ध्यान दीजिए, ये सब बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा फिगर को कि मैं किसको, यहाँ पर जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं, जीवित कोशिका या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सजीव, ठीक है, सजीव कोशिका, जीवित या सजीव बोल लीजिए। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज अभी मैंने एक नाम आपको बताया था जिसका संबंध, जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, आप लोग को याद होगा, उनका का नाम क्या था? वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने ही जीवित कोशिका की खोज की। तो किसने की जीवित कोशिका की खोज? जीवित कोशिका खोज किसने की थी? वॉन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इस तरीके से कोई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने किस तरीके कोशिका खोज की थी और ल्यूवेनहॉक ने किस तरीके की सेल की खोज की थी, ठीक है। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और इन्होंने 1673 में किया था। किसमें किया था? 1673 में, ठीक है। इस तरीके से जो सेल की खोज थी आपसे संबंधित आपको एक जानकारी मिल गई, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक सेल, चूंकि ये खोज तो हो गया, अब हम लोग सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब जो आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल थियरी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? सेल थियरी क्या है। तो अब यहाँ पर सेल के बारे में आपको जो जानकारी मतलब एक मूलभूत जानकारी होती थी वो मैंने आपको दे दिया, है ना। आप समझिए कि सेल आपके सूक्ष्मदर्शी से उनको देखना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि एक सेल कितना छोटा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें देखिए बताया है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए अपने ही स्किन को देखिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया अगर लेंगे, ठीक है, ठीक, अब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है इसका, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। इतने बड़े स्किन के टुकड़े में कम से कम 1 लाख सेल पाए जाते हैं। कितने? 1 लाख सेल्स, 1 लाख कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से देखने की आवश्यकता, और इससे भी देख रहे होंगे हमारे स्किन जो सेल से बनी हुई है। तो अगर हम इसमें से, वही मैंने बताया कि अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया अपने स्किन से काट के सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कम से कम उसमें लाखों सेल्स दिखेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से आप सेल के साइज के बारे में भी थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन फिर जब हम लोग संरचना देखेंगे, किसी सेल को बना के देखेंगे कि इतनी छोटे सेल में भी क्या क्या पाए जाते हैं, तो उसी चीज़ को जो हम सेल थ्योरी बताएंगे, अभी आगे बता रहे हैं आपको, तो देखिएगा उससे कैसे उससे कनेक्ट होता है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कोशिका से संबंधित फैक्ट्स रिलेटेड टू सेल। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट तथ्य ना। देखिए इसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक हम लोग वर्ल्ड वाइड देखेंगे, विश्व में, एक ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के रेस्पेक्ट में, मतलब मानव का, ठीक है। और क्या देखने वाले हैं? सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल, सबसे लंबी सेल, ठीक है। और इस पर हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग एक वैश्विक रूप से देखें, मतलब विश्व में देखें कि सबसे बड़ी सेल क्या है। इसमें किस तरीके से देखेंगे हम लोग? सबसे बड़ी
कोशिका, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। और मनुष्य मतलब ह्यूमन सेल की बात करें, अगर मनुष्य में देखें, मानव सेल की बात करें, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका। और यहाँ बड़ी से मतलब बस समझ लीजिए लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं। किसकी? लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी हो गई तो सब क्या देखेंगे? सबसे छोटी कोशिका, ये मनुष्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल। एक और देखेंगे लॉन्गेस्ट सेल, मनुष्यों में, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट सेल। देखें ये 5 है फैक्ट्स, और पांचों बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमेशा क्वेश्चन में आए हुए हैं, सब क्वेश्चन है। ऐसे पूछेगा विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है। मानव शरीर मतलब ह्यूमन सेल, सॉरी मानवों में, मनुष्यों में, मनुष्य के बॉडी में बात करें, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। आप उठा के पीछे जाके क्वेश्चन देख लीजिए। आप जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ईजी लग रहा हो, पर जिन्होंने नहीं पढ़े उनके लिए एक सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले विश्व की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ऑस्ट्रिच एग सेल, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, अंडे की कोशिका। ऑस्ट्रिच एग सेल लार्जेस्ट सेल है वर्ल्ड में, ठीक है। अब उसी तरह से सबसे छोटी कोशिका देखें तो कौन सा है सबसे छोटी कोशिका? तो सबसे छोटी कोशिका है आपका एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। और ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। यहां से आपको देखिए 2 क्वेश्चन। तो पहली बात तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और ऐसे पूछ ले माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है क्या? तो क्या है? ये बैक्टीरिया है। क्या है ये? बहुत मतलब सबसे सूक्ष्म बैक्टीरिया है ना, तभी तो सबसे छोटी की बात कर रहे हैं, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन आप क्वेश्चन बना सकते हैं ना, कि बैक्टीरिया में दे दिया जाए कि अगर सबसे छोटी सूक्ष्म बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो भी आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी कोशिका है ऐसी की, है ना। चलिए अब बात कर रहे हैं सबसे बड़ी कोशिका किसमें? ह्यूमन बॉडी में, किसमें? मनुष्य में, मानव में। अब यहाँ क्या होगा? सबसे बड़ी कोशिका है आपकी ओव्यूम सेल, ठीक है। ओव्यूम सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंडाणु कोशिका। समझ गए आप लोग? ओव्यूम सेल या फिर अंडाणु कोशिका, ये कहाँ पाया जाता है? ये फीमेल के ओवरी में पाया जाता है आपका ओव्यूम सेल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? ओव्यूम सेल या फिर अंडाणु कोशिका। तो इसी तरह से सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन बॉडी में क्या है आपका? स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुक्राणु कोशिका, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये मेल टेस्टिस में पाया जाता है, वृषण जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ इसका फॉर्मेशन होता है, वहाँ ये बनते हैं आपके स्पर्म सेल। और आपका ये फीमेल ओवरी में बनता है आपका ओव्यूम सेल या फिर अंडाणु कोशिका, ठीक है। अब देखिए ये सबसे बड़ी कोशिका क्यों है, मतलब यहाँ पर क्यों सबसे बड़ा?
सबसे छोटा क्यों? क्योंकि स्पर्म की जो संख्या है वो लाखों में होती है ना, बहुत होती है, इसलिए इनकी साइज बहुत छोटी होती है। पर इनकी संख्या होती है वो कम होती है, इसलिए इनकी संख्या इनका जो साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है सेल के रूप में। ठीक, अब सबसे लंबी कोशिका, अब चूंकि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में मतलब समझिए, जैसे लार्जेस्ट का मतलब है कि हम कोई चीज़ को एक एरिया के रूप में, बड़े एरिया के रूप में ले, ठीक है, और लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा सिर्फ। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये है आपका तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, न्यूरॉन सेल है ना, क्या बोलेंगे इसको? न्यूरॉन सेल। तंत्रिका तंत्र की कोशिका आपके ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका है। अब तंत्रिका तंत्र का कोई फिगर देखा होगा तो बिल्कुल ये इस तरीके से, इधर ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसमें लंबा है, ठीक है, ये क्या है? लंबा है। ये ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। ये बताया आपके फीमेल ओवरी में, और ये मेल टेस्टिस में पाया जाता है, या फिर वृषण में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण, है ना। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल्स देखेंगे इस सब के बारे में, ठीक है। ओव्यूम क्या होता है, स्पर्म सेल क्या होता है, कैसे हम लोग एक बेबी फॉर्म करते हैं, ठीक है, सब कुछ इसमें रहेगा। बट आप यहाँ पर सिर्फ सेल के बारे में देख रहे हैं तो ये है कुछ फैक्ट्स रिलेटेड, ये आप क्वेश्चन में हमेशा है, सब क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, किसी को भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सब क्वेश्चन है ना, ठीक। इस तरीके से ये फैक्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल थियरी, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सेल थियरी। तो देखिए सेल थियरी को किसने दिया था, हम लोग ऐसे देखेंगे कि सेल थियरी को आखिरकार किसने दिया था, और सेल थियरी में दिया भी क्या था, मतलब क्या है सेल थियरी, इसको देखेंगे। फिर उसमें कुछ कमियां रह गई थी सेल थियरी की, जिसको दूसरे जीव विज्ञानी ने दूर किया, तो उसको भी हम लोग साथ में देखेंगे, ताकि एक सेल थियरी का जो एक मॉडल है आपके दिमाग में एकदम छप सा जाए, ठीक है। सेल से रिलेट करें, देखो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कर दी, लेकिन उसके आगे की चीज़ों के इन्फॉर्मेशन, मतलब आगे और ज़्यादा उसको सहज किसने बनाया, तो ये बनाया स्लाइडेन एंड स्वान ने, किसके द्वारा? कोशिका सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका सिद्धांत के द्वारा। कोशिका सिद्धांत, इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेल थियरी, ठीक। तो मैंने पहले बताया किसने दिया था इनको, इनका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको दिया प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन एंड स्वान, थियोडर स्वान पूरा नाम है, लेकिन स्लाइडेन एंड स्वान आप लोग पढ़िए तो आप लोग को याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा ना, स्लाइडेन एंड स्वान। तो किसने दिया सेल थियरी को? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। ये तो उनका मतलब किसने प्रतिपादन किया, पर क्या दिया थियरी में, उन्होंने क्या दिया उसको हम लोग देखेंगे। थियरी मतलब सिद्धांत क्या है, ध्यान से देखिए क्या है। मैंने पहले बताया कि इन्होंने जो कोशिका के बारे में इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा अलग लेवल तक ले गए, उन्होंने बताया, काफ़ी जानकारियाँ दी, तो इसी जानकारी को इन्होंने एक अपने सिद्धांत के रूप में, चूँकि इन्होंने इसकी खोज की थी स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर, पहले स्लाइडेन ने किया था फिर स्वान ने किया था, तो इसीलिए इसको स्लाइडेन और स्वान थियरी या फिर सेल थियरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, कोई भी जीवित चीज़ है, कोई भी, ठीक है, जीवित चीज़ होना चाहिए, हाँ, लिविंग थिंग होना चाहिए। तो बताया कि कोई भी लिविंग थिंग है, जीवित चीज़ है, जीवित संरचना है, वो किसी न किसी कोशिका से, मतलब एक कोशिका या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होगा, ये तय है, ठीक है। क्या बताया उन्होंने? कोई भी जीवित चीज या कोई भी लिविंग थिंग्स है, तो उन्होंने पहला क्या बताया? कोई भी
एक या एक से अधिक कोशिका या कोशिकाओं से, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोई भी, या फिर हम किसी भी जीवित संरचना की बात करें, आप लाइन को समझिए, ठीक है। तो वो एक कोशिका होगा, या तो एक ही कोशिका से बना होगा जीवित चीज, है ना, या फिर एक से अधिक कोशिकाएं होंगी। जैसे हमारे लोग की बॉडी में तो पता नहीं कितनी कोशिकाएं हैं, लेकिन आप अभी हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, इसमें देखेंगे सिर्फ ऐसे ऐसे जीव भी हैं जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हैं। आपका बैक्टीरिया उसमें आता है, सिंगल कोशिका, मतलब यूनिसेलुलर में आता है, एक कोशिकीय है, ठीक है। देखेंगे उसको भी, उसमें मूलभूत अंतर उसका हम देखेंगे, एक कोशिकीय वो। पर यहाँ देखिए थ्योरी देखिए, तो उन्होंने क्या क्या बताया स्लाइडेंसवाल ने, कोई भी जीवित संरचना एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। साथ में एक लाइन और उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन हर एक कोशिका स्वाधीन होती है। हर एक कोशिका स्वाधीन इकाई है, कोशिका को इकाई तो होती है, मैंने पहले बताया है ना। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या बताया, और साथ में प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है। अब यहाँ आपके मन में आना चाहिए कि स्वाधीन इकाई का मतलब क्या है। स्वाधीन इकाई का मतलब तो मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी जीवित संरचना है उसमें एक भी कोशिका हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। अब जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका है तो क्या वो श्वास नहीं लेगा, उसमें रेस्पायरेशन नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा, है ना। उत्सर्जन नहीं होगा, एक्सर्शन, जिसको हम लोग उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सर्शन बोलते हैं, वो नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अमीबा पैरामीशियम आपने देखा होगा, एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो मतलब भोजन भी ग्रहण करते हैं, मतलब अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हैं, रेस्पायरेशन भी करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें जिससे उनके जीवन आराम से चल पाए, वो सारी चीज़ें वो एक कोशिका, मतलब सिंगल कोशिका में सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, मतलब जिसके माध्यम से वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। समझ गए आप? तो इसी को बोलते हैं कि हर एक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है। हर एक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है। समझ के, स्वाधीन इकाई का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तीसरा एक चीज और उन्होंने बोला, ध्यान से समझिएगा, सेल थ्योरी को हम बहुत अच्छे से, आपके दिमाग एकदम बैठ जाएगा। तीसरा उन्होंने क्या बताया कि हमारे जो हमने सिद्धांत दिया है उसमें एक अपवाद भी है। जनरली अपवाद आप कहाँ देखते हैं? केमिस्ट्री में। अपवाद पे तो इतने मीम्स बन चुके हैं केमिस्ट्री के कि आप लोग ठीक है। तो यहाँ पर भी एक अपवाद आया। अपवाद क्या हुआ? वायरस, ठीक है। क्या हुआ? वायरस कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है, ये उन्होंने बताया। अपवाद कैसे? क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वायरस कोशिका होती ही नहीं। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, वायरस कोई कोशिका होती ही नहीं, ना वो डेड सेल होती है, मतलब ना मृत कोशिका होती है, ना वो जीवित कोशिका होती है। उसकी एक अलग संरचना होती है, ठीक है। और जैसे ही उससे संबंधित वातावरण उसको मिलता है तो वो क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। अगर वो सेल के रूप में होता तो आज हम इतने परेशान ना होते। आप जानते हैं जितने भी वायरस से रिलेटेड डिसीज होती है, बीमारियां होती हैं, उनके वैक्सीन या उनकी दवाओं को बनाने में हमको खासा दिक्कत महसूस होता है। बस कारण यही है क्योंकि वो सेल से नहीं बने होते हैं। अगर वो सेल होते तो आज हमको इतनी परेशानी नहीं होती। आज हम लोग कोरोना से अपनों को इतना समझ सकते हैं, आप लोग जिन्होंने खोया है बहुत मारवी, और वापस से फिर दस्तक दे रहा है। अब देख रहे होंगे धमकियां आ रही हैं कोरोना की, चीन में स्थिति देख रहे हैं आप। हालांकि हम लोग यही समझ रहे हैं कि वायरस इस कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद है, क्योंकि वो एक सेल नहीं है, ठीक है। न वो मृत सेल है, मतलब मृत कोशिका है, न वो जीवित कोशिका है, वो सेल है ही नहीं, ठीक है। इसलिए सेल थियरी वायरस पे नहीं लागू होती, ठीक। अब इन स्लाइडेंसवाल ने इतनी चीज़ें तो बताई, लेकिन अब इनमें जो मैंने बताया था आपको कि कुछ कमियां भी रह गई थी,
जिनको एक दूसरे जीव विज्ञानी ने दूर किया, पर वो कमियां क्या रह गई ये हम लोग जाने। दोस्तों कमियां ये रह गई कि इन्होंने सारी चीज़ तो बता दी कि कोई भी जीवित संरचना है और एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना है, पर वो एक है तो ठीक है, एक से अधिक मतलब कहाँ से आया वो भाई? हमारा ह्यूमन बॉडी मतलब कितने सेल्स हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में ही 1 लाख से अधिक सेल पाए जाते हैं, तो पूरी बॉडी में कितने सेल होंगे यू कांट इमेजिन, है ना। तो आप बताइए कि फिर वो सेल कहाँ से आए, कैसे बने, इसके बारे में न स्लाइड एंड स्वान ने कोई जानकारी नहीं दी। ठीक है, तो कुछ समय बाद समय है शायद 1685 1685, यही है समय, आप देख लीजिएगा इसको। मैंने पहले बताया सन पे अब ज़्यादा एम्फेसिस मत कीजिएगा, लेकिन यही है 1685 के सन में एडोल्फ विर्चो, एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल उससे संबंधित नहीं है ये। एडोल्फ विर्चो, एडोल्फ विर्चो नामक जीव विज्ञानी ने बताया कि जो सेल का निर्माण होता है वो स्वयं सेल के द्वारा ही होता है। वो द्विभाजित हो जाते हैं, द्विभाजित मतलब उनमें विभाजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए, और फिर इसी सेल में बंटवारा हो जाता है 2 सेलों में, ठीक है। फिर ये ऐसे ही फर्दर इसमें डिवाइडेशन चलता रहता है और सेल का निर्माण होता रहता है, सेल का निर्माण होता रहता है। इससे एक तरीके का क्या होता है, नए बॉडी का निर्माण होता है। और मैं उसी चीज़ को आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, समझिए। किसने दिया, किसने बताया था? तो ये जो आपने कोशिका में बंटवारा देखा, तो ये कोशिका विभाजन है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोशिका का विभाजन जिसको 2 तरीके से होता है, एक को बोलते हैं हम लोग मिटोसिस और दूसरे बोलते हैं मियोसिस। कोशिका विभाजन हम अलग से देखेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं। यहाँ बस समझिए कि स्लाइडेन एंड स्वान की में थियरी में जो कमियां थी उसको किसने दूर किया? आपके एडोल्फ विर्चो ने, ये बता के कि सेल का निर्माण मतलब कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है, ठीक है, सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है। जैसे सेल डिवीजन कैसे द्वारा, मान लीजिए आपके पास कोई एक सेल है, ठीक है, मैंने क्या बताया, एक सेल है, ठीक। तो यही सेल अपने आप को डिवाइड करके मल्टी सेल मतलब और सारे सेल में अपने आप को कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है कि एक सेल है, फिर सेल से बहुत सारे सेल बने, तो बहुत सारे जब सेल मिलके बनते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा सेल से हमारा क्या बनता है, टिश्यूज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक, है ना, ठीक। तो सेल्स, बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यूज बना, बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन, क्या बनाते हैं, ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन्स अगर मिल गए तो उससे क्या बनता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम, क्या बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बनता है, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बनता है, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए एक सेल था, एक सेल से बहुत सारे सेल हुए, बहुत सारे सेल से क्या बना, टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। लेकिन यहाँ पर क्या देखें आपने, जो अब मैंने पहले बताया था, जो मूलभूत इकाई या फिर फंक्शनल यूनिट बताया था, वो कौन सा, आपका सेल ही था ना, तो इसी से तो बॉडी तैयार हुई, ठीक है। इसी तरीके से मैंने जो वहाँ पर बताया था, ओव्यूम सेल और स्पर्म सेल, इन्हीं दोनों सेल के मिलने से क्या बनता है, हमारा एक भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण विकास होकर एक आप बॉडी के रूप में आप खुद, आप सब उसी तरीके से विकसित हुए हैं, है ना, ये है, समझ गए आप। तो इसी तरीके से एडोल्फ विर्चो ने क्या बताया कि सेल का जो विकास होता है वो सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। ये आप लोग का इस तरीके से जब उन्होंने एडोल्फ विर्चो ने मतलब इस सिद्धांत में जो कमियां थी उसको दूर किया, तब जाके आप मानिए कि ये जो सेल थ्योरी थी ये कंप्लीट हो गई। तो किसने कंप्लीट किया, एडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। इस तरीके से आपका सेल थ्योरी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब सेल थे उसकी कोशिका सिद्धांत खत्म होने के बाद अब मैं आपको अंत में कोशिका का एक स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, और उसमें बताएंगे उसके अलग अलग कंपोनेंट के बारे में। सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगी, बाकी आगे वाली क्लास उसके कंपोनेंट्स की व्याख्या रहेगी, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ नाम लिया, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब एक कोशिकी और बहुकोशिकी, एक मूलभूत अंतर है, बस उतना समझ लीजिए। एक कोशिकी और
बहुकोशिकीय। ठीक है, क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, एक कोशिकी का नाम ही वह है जिसमें ऐसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने हो। किससे, कैसे, सिर्फ एक कोशिका से बने जीव, ओनली वन सेल। ठीक है, और यहाँ पर मल्टी सेलुलर बहुकोशिकी नाम ही है, तो एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीव। ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब इसके एग्जाम्पल देख लें हम, साफ साफ समझ में आ रहा है ना, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, इसमें उदाहरण ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ उदाहरण मैं आपको जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, कुछ आपको भी पता चले तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि ये एक कोशिकी है, कौन इसमें से एक कोशिकी जीव है। बहुकोशिकी तो कभी नहीं भूलेगा, बहुकोशिकी में क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल बड़े आसान है। हम आप, हम आप क्या है, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकी हैं, तो क्या हो गए, पहले सबसे पहले ह्यूमन, मानव। ठीक, और प्लांट, पादप, वनस्पति, पेड़ पौधे। ठीक है, एनिमल, अलग से मानव को लिखे, ध्यान दीजिएगा, वो मानव को एनिमल से निकाल दिए हैं वरना एनिमल में ही काउंट हो जाते हैं। ठीक है, मनुष्य से बड़ा एनिमल कोई है नहीं, खास आप देख रहे होंगे ना, सब जंगल सब काट पीट के फिर रोते रहते हैं। तो क्या है, एनिमल, जंतु। ठीक, तो ये आपके बहुकोशिकी के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे इसमें क्या आता है आपका, सबसे पहले यूग्लिना, अमीबा, अमीबा से एक नाम तुरंत आपको याद आया होगा, पैरामीशियम, है ना। ईस्ट, खमीर जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा एक कोशिकी में आता है। ठीक है, बैक्टीरिया, जीवाणु, चलिए बैक्टीरिया लिख दिए हैं, जीवाणु, ये सारे एग्जाम्पल आपके एक कोशिकी के हैं, ध्यान रखिएगा। वायरस मत लिख देना, मैं पहले ही बताया हूँ, वायरस आपका कोशिका है ही नहीं है, तो वो ये न एक कोशिकी में आएगा तो न तो बहुकोशिकी में आएगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वायरस एक कोशिकी है या बहुकोशिकी है। भैया वायरस कोश मतलब सेल ही नहीं है, कोशिका ही नहीं है ना। ठीक है, इस तरीके के उदाहरण, कुछ और आप उदाहरण अगर आप हाथ से सर्च कर पाएँ तो करें। ठीक है, हालांकि ये अक्सर अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, यूग्लिना, बैक्टीरिया पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके का ये इसमें एक जो मूलभूत अंतर है वो है। बाकी आप समझ सकते हैं कोशिका बहुत छोटी होती है, बहुकोशिकी जो जीव हैं, ठीक है, बहुकोशिकी जीवों की बात कर रहे हैं हम ना। जो एक कोशिकी जीव होगा तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर में 1 लाख, तो कितना उसकी साइज होगा, उसकी साइज अगर एक अंतर और देख ले तो क्या होगा, साइज में बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, साइज में बड़े होते हैं, खुली आंख से देखे जा सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप। बस यही है मूलभूत अंतर, कुछ और अंतर होगा हम आगे बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमको स्ट्रक्चर बताना है और क्लास लंबी हो रही है। ठीक है, तो ये अंतर आप समझिए। इसमें एक तरीके का और कोशिका होती है जिससे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, वो भी हम चाहे तो आपको अभी बता सकते हैं, मतलब सेल के स्ट्रक्चर से पहले या कंपोनेंट ऑफ सेल पढ़ाने से पहले बता सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्योंकि कंपोनेंट ऑफ द सेल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नाम से आप अवेयर होंगे, कुछ आपको उसको जानेंगे, उसके आधार पे भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिवाइड किया गया है, डिफरेंस पैदा किया गया है। ठीक है, तो उस समझने में फिर आसानी होगी ना। जैसे मैं यही बता दूं कि एक कोशिकी में आपके यूकैरियोटिक और कुछ प्रोकैरियोटिक भी आते हैं, सॉरी कुछ यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों आते हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, है ना। तो हम वहाँ देखने के बाद फिर इसके अंतर को और आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट में थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर देख के फिर इस सेशन को ख़त्म करते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्लास लंबा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हमको यहाँ पर लिख के इरेज करना पड़ रहा है, हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है बेटा लोग, तो थोड़ा सा आप लोग स्वयं बना के देखें। हाँ, थोड़ा सा आप चाहें तो अपने जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आपको स्किप कर सकते हैं 10 सेकंड का वीडियो, 10 सेकंड, उससे आपको लिखा हुआ तुरंत मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे सेल स्ट्रक्चर या फिर कोशिका की एक संरचना, ठीक है। सिर्फ ये बताने का मतलब ये है कि आपको एक बार दिखा दें सेल कैसा होता है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। देखिए हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने शुरुआत में जब रॉबर्ट हुक वाला हमने बताया था तो उसमें हमने सेल का स्ट्रक्चर कुछ कुछ बताया था, उसी तरह से हम बताएंगे। देखिए एक कुछ हेक्सागन टाइप का हम बना रहे हैं, षटकोण जिसे बोलते हैं। हालांकि ऐसे ही कुछ होता है, कहीं कहीं आपको ऐसे ही सेल मिलेगा, ऐसे, है ना, फिर ऐसे किसी तरह सेल का कोई बहुत एग्जैक्ट शेप नहीं होता है, अलग अलग शेप आपको मिलेगा, इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ जो बना रहा हूँ वो अभी आपके काम का ही है। ठीक, ये आपका हो गया सेल, किसी भी कोशिका का बाहरी आवरण। क्या है ये? बाहरी आवरण। अब इसके कंपोनेंट्स से इसको हम भरेंगे, ठीक है। आप इसमें कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट आपका होता है केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस, फिर रिक्तिका, वैक्यूल, फिर यहाँ पे एक संरचना होती है ऐसे, और एक संरचना होती है आपकी ठीक है, देखते जाइए। फिर सब परिचित होंगे, नहीं परिचित आज हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी और और क्या बचा इसमें? और फिर ये देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा, और इसमें एक लिक्विड भी पाया जाता है, और फिर इसमें अंदर वाले में न्यूक्लियस में भी एक अलग तरह का लिक्विड पाया जाता है, ठीक, इस तरीके से। अब बस देखिए, नाम मैं देता जा रहा हूँ, आप समझते जाइए, फिर इसको हम अलग अलग से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ध्यान से देखिए, सब कोशिका, किसी भी कोशिका का जो सबसे बाहरी दीवार होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। दीवार नाम ही बताया मैंने ना, तो वॉल मतलब क्या होता है? दीवार, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल। हिंदी में बोलेंगे हम लोग कोशिका भित्ति, आउटर, ठीक है, ये होता है आउटर वॉल। कोशिका के क्या होता है? आउटर वॉल, है ना। अंदर वाले भाग क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। सेल कोशिका झिल्ली, कोशिका मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एक सेल के बारे में मतलब
एक समग्रता के रूप में बता रहा हूँ कि किसमें ये सेल वॉल भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन जब हम अलग अलग प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे किसमें सेल वॉल पाया जाता है और किसमें सेल मेम्ब्रेन से पाया जाता है। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, बस आप स्ट्रक्चर देखते चलिए। ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये आपका क्या है, ईपीआर। ईपीआर, ईपीआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो इसलिए मैं वहां पर लिखने वाला नहीं, ना तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख रहे हैं, ना तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका लिख रहे हैं। बस आप समझिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इसमें भी दो प्रकार होते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है। दो भाग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक में देखिए ये कुछ दाने आपको दिख रहे होंगे जो होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि ये खुरदरा लग रहा है आपको, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधे पार्ट को, इसको ही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो भागों में। ठीक है, एक होता है हमारा रफ, एक होता है हमारा स्मूथ। मतलब एक होता है खुरदरी और एक होती है चिकनी। मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, वो कौन सी होती है, ये आपकी क्या है, खुरदरी। और जो बाकी बचा है वो क्या है, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझिए। ठीक है, ये क्या है आपका, केंद्रक। क्या है ये, केंद्रक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको एक और दिख रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर जो भी केंद्र पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग केंद्रिका। केंद्रिका, ठीक है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। और क्या बचा आपका, ये वैक्यूल, इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल या फिर रिक्तिका। क्या बोलते हैं इसको, रिक्तिका। ये महान बचे हुए हैं, गॉल्जी बॉडी। क्या है इनका नाम, गॉल्जी बॉडी। कहीं कहीं आपको गॉल्जी अपरेटस के रूप में भी ये नाम दिखेगा, तो दोनों एक है, समझ गए आप। और इसके पास देखिए छोटी छोटी जो संरचनाएं मिली हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइसोसोम। क्या बोलते हैं हम लोग, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, और कुछ बचा, हाँ अब लिक्विड चीजें बची ना, इसको बता ही चुके, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये देखिए जो आपका सेल मेम्ब्रेन और आपके जो सेल सॉरी इसके बारे में नहीं बताया, इसको इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली और आपके कोशिका झिल्ली के बीच का जो लिक्विड पार्ट, मतलब जो इस पार्ट के लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, जो डॉटर देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका है सीटोप्लाज्म। क्या है ये, सीटोप्लाज्म। सीटोप्लाज्म से हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। उसी तरीके का एक द्रव्य कहाँ पाया जाता है, आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बोलेंगे हम लोग, केंद्रक द्रव्य। सब नाम पे डिपेंड कर रहा है ना, केंद्रक, अब द्रव्य है तो द्रव्य हो गया। ठीक है, अब इसी दोनों द्रव्य से रिलेटेड एक और फैक्ट आप है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन रूप में पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, जीव द्रव्य। क्या पढ़ेंगे, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, कमेंट करके बताइए, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो जरूर कमेंट करेगा। ठीक है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो जीव द्रव्य इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, ये आपके सीटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का कॉम्बाइनली नेम होता है
ठीक है। इसको कंबाइंड रूप से मतलब एक साथ हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसमें कौन कौन सा जाता है आपका, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका एक कोशिका का संरचना हो गया। इसमें सभी को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, सबके बारे में ना, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, है ना, वैक्यूल, फिर केंद्रक, केंद्रक के अंदर और क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है हमारा, क्रोमैटिन, जो धागेनुमा संरचना होता है, उसी क्रोमैटिन से आपका क्या निकला है, गुणसूत्र, क्रोमोजोम। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्रोमोजोम जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक लड़का या लड़की, मतलब एक बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, उन दोनों के फॉर्मेशन में किसकी भूमिका अधिक होती है और किसको ज़बरदस्ती दोष दिया जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोग पढ़ने में। फिलहाल आप इस आज के सेशन को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। कृपया आप लोग ज़रूर शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और समय देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।